हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे पोएट्री और इसके कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में, से कुछ काइंड्स के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, हम आज पोएट्री के कई प्रकार के काइंड्स को भी पढ़ेंगे। और साथ में सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साथियों, वो है आपका प्रोज के बारे में थोड़ा पढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे पोएट्री में। और पोएट्री के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सबको हम एक के बाद एक करके डिस्कस करते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे साथियों हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं वो है यहाँ पे प्रोज, क्योंकि जब तक हम प्रोज को नहीं जानेंगे तो पोएट्री और प्रोज में हम डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोज इज राइटिंग लिखा है यहाँ पे साथियों, आप देख लीजिए, जो समझिए थोड़ा कि प्रोज इज राइटिंग और स्पीकिंग दैट इज डन इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म यूजिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। यानी कि साथियों यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रोज एक ऐसी रचना होती है, एक ऐसी कही हुई बात होती है, कथन होता है, दैट इज डन, जो पूरा होता है या जिसको किया जाता है इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म, यानी एक सामान्य रूप में, और यूजिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, यानी सेंटेंसेस और पैराग्राफ का यूज़ करते हुए। तो कहने का मतलब यहाँ पे साथियों ये है कि प्रोज एक ऐसी रचना होती है या एक ऐसा कथन होता है जिसमें हम सेंटेंसेस और पैराग्राफ का यूज़ करके कोई रचना पूरी करते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, अब समझेंगे पोएट्री क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको साथियों कि तक हम प्रोज को नहीं समझेंगे, उसके बाद हम तो पोएट्री और प्रोज में जब तक डिफरेंस नहीं निकालेंगे तब तक हम पोएट्री को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं साथियों, व्हाट इज़ पोएट्री, पोएट्री क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि द वर्ड पोएट्री कम्स फ्रॉम द, यहाँ पे आप साथियों देख पा रहे हैं कि द वर्ड पोएट्री कम फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोइवो। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं एक वर्ड आपको यहाँ मिल रहा है पोइवो। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, और साथियों ये जो पोएट्री है ये हमारे एंशिएंट ग्रीक वर्ड यानी कि प्राचीन ग्रीक शब्द पोइवो से बना है हमारा पोएट्री, जिसका मतलब होता है विच मीन्स आई क्रिएट, जिसका मतलब है साथियों मैं रचना करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गया होगा साथियों कि जो पोएट्री है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड पोइवो से निकला है, पोइवो से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है आई क्रिएट, यानी कि मैं रचना करता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पोएट्री के बारे में साथियों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोएट्री इज रिटन इन लाइन्स आर स्टैंजास विच में और मे नॉट कंटेन कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे साथियों में ये देखना कि पोएट्री जो होता है वो ऐसी लाइनों में या ऐसे स्टैंजास में लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे साथियों कि जो पोएट्री होती है वो ऐसे पंक्तियों में या ऐसी पद्यांशों में लिखा जाता है विच में और मे नॉट, जिसमें हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, क्या कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब इसमें कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पोएट्री होती है इसमें तो जब लिखा जाता है तो ऐसी लाइनों का यूज़ किया जाता है, ऐसे स्टेंजाज का यूज़ किया जाता है जिसमें कभी कभी तो कंप्लीट सेंटेंस मिलते हैं और कभी कभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं। इसके बाद हम साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को पोएट्री के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पोएट्री इज यूजुअली शॉर्टर दैन प्रोज। ये तो सबको पता है कि जो पोएट्री होता है साथियों वो एक प्रोज की अपेक्षा जो है छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पे साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वर्ड्स एंड लाइन्स इन पोएट्री हैव मोर रिदम दैन प्रोज एंड देयर इज समटाइम्स राइम इन पोएट्री। वर्ड्स और जो लाइन्स होती है पोएट्री में साथियों
हैव मोर रिदम, बताया कि ज़्यादातर जो होता है उसमें रिदम होता है। अब दैन प्रोज, प्रोज की अपेक्षा, मतलब कहने का मतलब साथियों की जो प्रोज होता है उसमें कोई लय नहीं होती है, कोई रिदम नहीं होता है, बट जो पोएट्री होती है प्रोज की अपेक्षा उसमें ज़्यादातर हमें रिदम देखने को मिलता है, हमें लय देखने को मिलती है। ठीक एक सॉन्ग की तरह, सॉन्ग में लय होती है उसी प्रकार से हमारी पोएट्री में भी लय या रिदम पाया जाता है। एंड देयर इज समटाइम राइम इन पोएट्री, और कभी कभी पोएट्री में राइम भी देखने को मिलता है साथियों। तो ये थी पोएट्री के बारे में थोड़ी चर्चा हमने की है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फर्स्ट काइंड के बारे में, जो पोएम है सिंक्वेन। अब इस सिंक्वेन क्या होता है इसको हम समझेंगे साथियों। तो सिंक्वेन क्या है, कैसी पोएम्स होती है, इसकी कुछ इसके हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे, कितने सिलेबल्स होते हैं ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सिंक्वेन क्या होता है साथियों। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आ रही है, आप देख पा रहे हैं साथियों कि जो ये सिंक्वेन होता है ये 5 लाइन पोएम कंटेनिंग 22 सिलेबल्स, मतलब साथियों की ये जो पोएम होती है सिंक्वेन, इसमें एक 5 लाइन की पोएम होती है और इसमें 22 सिलेबल्स होते हैं। यानी कि साथियों जो सिंक्वेन है ये 22 सिलेबल वाली 5 लाइन की एक पोएम होती है। अब हम ये देखते हैं कि कितने सिलेबल किस लाइन में होते हैं, ये भी हम देखेंगे साथियों यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों कि सबसे फर्स्ट लाइन में आपको क्या मिलेगी साथियों, तो 2 सिलेबल, यानी फर्स्ट लाइन जब आएगी उसमें केवल 2 सिलेबल मिलेंगे। सेकेंड लाइन में आपको साथियों 4 सिलेबल्स मिलेंगे। थर्ड लाइन में साथियों 6 सिलेबल्स मिलेंगे और फोर्थ लाइन में साथियों हमें यहाँ पे 8 सिलेबल्स मिलेंगे और फिर लास्ट लाइन में हम मिलेंगे 2 सिलेबल्स। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5, यानी 5 लाइनें होंगी। फर्स्ट में 2 सिलेबल्स, सेकेंड में 4 सिलेबल्स, थर्ड में 6 सिलेबल्स, फोर्थ में 8 सिलेबल्स और लास्ट में फिर 2 सिलेबल्स साथियों। तो अब साथियों हम देखते हैं एक एग्जाम्पल इसके इस पोएम का। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं एक लाइन है यहाँ पे साथियों, हाउ फ्रेल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हाउ है इसमें भी एक ही सिलेबल है और फ्रेल में भी एक ही सिलेबल है। तो ऊपर आपको 2 वर्ड मिले और दोनों वर्ड सिंगल सिलेबल वाले वर्ड थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो लाइन है इस पोएम की सिंक्वेन की, उसकी लाइन है हाउ फ्रेल, और ये हाउ फ्रेल में 2 सिलेबल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो निश्चित हो गया कि फर्स्ट लाइन में हमें क्या मिलेगा, 2 सिलेबल की एक लाइन मिलेगी। और फिर देखते हैं सेकंड में। सेकंड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों सेकंड में कि क्या होता है 4 सिलेबल। अब हम देखते हैं कि 4 सिलेबल होता है यहाँ पे साथियों। तो 4 सिलेबल निकालते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एबव, एबव में आपको 2 सिलेबल मिल गए, एक द हो गया और बुल्क हो गया। तो एबव द बुल्क, यहाँ पे एबव में 2 सिलेबल, द एक 3 सिलेबल हो गया और बुल्क में एक और, कुल मिला के आपके 4 सिलेबल हो गए साथियों। अब साथियों हम देखते हैं थर्ड लाइन में। तो थर्ड लाइन में आप देख पा रहे हो 6 सिलेबल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सिलेबल्स हैं। एक सिलेबल आपका है ऑफ, ऑफ के बाद क्रैशिंग में आपको 2 सिलेबल मिले, वाटर और हैंग्स। तो ऑफ क्रैशिंग में आपको मिला, ऑफ में 1 सिलेबल, क्रैशिंग में 2 सिलेबल, वाटर में 2 सिलेबल और हैंग्स में आपको एक मिल गया 1 सिलेबल। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ भी हमें मिल गया 6 सिलेबल। अब हम देखते हैं फोर्थ लाइन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि फोर्थ लाइन में आपको साथियों मिलेगा कितना, तो फोर्थ लाइन में साथियों हमें मिलने वाला है 8 सिलेबल। 8 सिलेबल अब हम निकालते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों वो है ऑटमनल। ऑटमनल में आप देख पा रहे हो कि जो ऑटमनल है इसमें आप कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल। आप उसके बाद हम देखते हैं, देखो ऑटम, ऑटम यानी एक टम 2 नल 3 सिलेबल आपको इसमें मिल गए साथियों। यू इवेंसेंट, इवेंसेंट में आपको मिल रहे हैं साथियों 4 सिलेबल और वैन में मिल गया आपको 1 सिलेबल। तो इस प्रकार से इस लाइन में आपको मिला पूरा 8 सिलेबल साथियों। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द मून, द मून में एक द में सिलेबल है और एक मून में एक सिलेबल है, कुल मिला के 2 सिलेबल आपको लास्ट में मिल गए।
अब हम देखते हैं इसके आगे जो नेक्स्ट जो काइंड है पोएम का, वो है हाइकू। हाइकू में क्या होता है, हाइकू क्या है, पहले ये समझेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइकू क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा कि जो हाइकू होता है साथियों, ये एक जापानीज़ पोएम होती है। और ये कितने लाइन की होती है, 3 लाइन की जापानीज़ पोएम है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हाइकू इज़ अ 3-line unrhymed nature poem of 17 syllables, divided so that the first and third lines have 5 syllables each and the middle line has 7 syllables। यहाँ पे साथियों बताया है कि जो हाइकू होती है वो 3 लाइन की एक पोएम होती है और ये एक जापानीज पोएम है, ये भी जान लीजिए। अनराइम्ड नेचर पोएम ऑफ 17 सिलेबल्स, और इसमें कोई राइम नहीं होता है, अनराइम्ड नेचर की पोएम होती है और पूरा मिला के इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। डिवाइड सो, और इसको इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है दैट द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स है 5 सिलेबल्स, कि जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है उसमें 5-5 सिलेबल्स होते हैं, एंड द मिडिल लाइन है 7 सिलेबल्स, और जो मिडिल लाइन होती है उसमें मिडिल लाइन में आपको 7 सिलेबल मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपको फर्स्ट में 5 सिलेबल और थर्ड में 5 सिलेबल और मिडिल लाइन में आपको मिलेगा 7 सिलेबल। इस प्रकार से आपका कुल मिला के 17 सिलेबल आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम इसके बारे में साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइकू पोएट्री ओरिजिनेटेड इन जापान। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो हाइकू पोएट्री है ये जापानीज़ पोएम है, तो जापान में ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि जापान की ये पोएम है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है साथियों कि एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ हाइकू इज दैट अ सीजन और समथिंग दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक सीजन मस्ट बी मेंशन्ड। कि जो हाइकू पोएम होती है साथियों, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हाइकू, यानी कि हाइकू का जो महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, दैट अ सीजन, वो एक सीजन होता है, उसमें एक सीजन की बात होती है। और समथिंग या कुछ ऐसा होता है दैट इंडिकेट्स ए स्पेसिफिक सीजन, जो कि एक विशेष सीजन के बारे में इंडिकेट करता है, ऐसी चीज़ उसमें होती है। और मस्ट बी मेंशन्ड, यानी कहने का मतलब साथियों कि इसमें कहीं ना कहीं सीजन मेंशन्ड जरूर होता है। अब साथियों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है टैंका। अब टैंका कौन सी पोएम होती है साथियों, अब ये हमें सीखना है टैंका कैसी पोएम है, इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि द टैंका जो है ये भी सिमिलर होता है एकदम से किसके, हाइकू के। तो टैंका पोएम इज वेरी सिमिलर टू हाइकू, बट टैंका पोएम्स हैव मोर सिलेबल्स एंड इट यूजेस सिम्बली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। यानी साथियों आप देख सकते हैं कि जो टैंका होता है ये भी हाइकू की तरह सिमिलर होता है, हाइकू की तरह होता है, एकदम उसी के समान होता है, लेकिन होता है अंतर सिर्फ इतना है कि टैंका पोएम्स में जो है ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं और इसमें सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन का यूज किया जाता है अलंकार के रूप में साथियों। अब साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स फॉर टोटल ऑफ 31 सिलेबल्स। जैसे कि हाइकू और टैंका में सिमिलरिटी होती है कि दोनों कुछ न कुछ सेम होते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया कि इसमें सिलेबल्स ज़्यादा होते हैं और इनमें जो लाइनें होती हैं, हाइकू में 3 लाइन होता है, इसमें पूरा 5 लाइन्स हो जाता है। और उस हाइकू में साथियों 17 सिलेबल्स होते हैं, इसमें 31 सिलेबल्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स, इसमें 5 लाइन्स होती हैं और टोटल ऑफ 31 सिलेबल्स, और पूरा मिला के 31 सिलेबल्स होता है। द सिलेबल्स पर लाइन आर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, यहाँ बता दिया गया कि जितनी भी लाइन होती है उसमें कितने कितने सिलेबल्स होते हैं। तो फर्स्ट में आपकी जो सिलेबल होगा साथियों, फर्स्ट में आपका आएगा, फर्स्ट में 5 सिलेबल, सेकंड में 7 सिलेबल, थर्ड में 5 सिलेबल, फोर्थ में 7 सिलेबल और फिफ्थ में फिर 7 सिलेबल। इस प्रकार से साथियों अगर पूरा हम ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 31 सिलेबल आपको पूरी पोएम में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों आशा करते हैं कि आपको टैंका भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं कंक्रीट पोएम। कंक्रीट पोएम कैसी पोएम होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंक्रीट पोएम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंक्रीट पोएम क्या होता है। जैसे कि कंक्रीट से पता चल जाता है साथियों कि कंक्रीट का मतलब एक हिसाब से एक पैटर्न समझ सकते हैं साथियों। एक
जिससे कि ये पिक्चर्स बन सकती है, एक तस्वीर बन सकती है साथियों। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब साथियों क्या होता है कि जो कंक्रीट पोएम होती है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो एक तरह से तस्वीर की तरह नज़र आता है साथियों। तो साथियों यहाँ पे हम देखते हैं, तो इन कंक्रीट पोएम्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन कंक्रीट पोएम्स द वर्ड्स आर अरेंज टू क्रिएट अ पिक्चर। हमने पहले आपको बता दिया था कि जो कंक्रीट पोएम होता है उसमें इस प्रकार से शब्दों को अरेंज किया जाता है साथियों कि वो एक पिक्चर की तरह नज़र आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन कंक्रीट पोएम्स में जो होता है साथियों, जो शब्द होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं इस प्रकार से कि जैसे कि वो एक पिक्चर बना देते हैं, और दैट रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द पोएम, और जो कि पोएम के कंटेंट से रिलेट करते हैं, संबंधित होते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप साथियों देख पा रहे हैं, अ पोएट्री इज लाइक फ्लेम्स विच आर स्विफ्ट एंड elusive, dodging realization sparks the words on the paper, leap and dance in flickering firelight. The fiery tongues, formless and shifting shapes, tease the imagination. Yet for those who see through their mind's eye, they burn up the पेज। तो इस प्रकार साथियों आप देख लीजिए ज़रा, या ऊपर से नीचे तक आप इस पोएम को देखिए तो आपको एक पिक्चर की तरह नज़र आ रहा है, एक तस्वीर की तरह नज़र आ रहा है साथियों। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो कंक्रीट पोएम होता है वो उसमें शब्दों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि उससे एक पिक्चर बन जाती है, वो पिक्चर की तरह नज़र आने लगता है साथियों। साथियों बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है लाइमरिक। अब लाइमरिक कैसी पोएम होती है साथियों, ये भी हम सीखेंगे। तो लाइमरिक के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइमरिक इज़ अ फाइव लाइन जिंगल, यहाँ पे देख पाए साथियों, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। लाइमरिक इज़ अ फाइव लाइन जिंगल हुज पर्पज ह्यूमर, यानी साथियों जो लाइमरिक होता है वो एक जिंगल पोएम होती है, एक जिंगल 5 लाइन की, और जिसका पर्पज होता है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब हास्य, यानी जिसका मतलब होता है हास्य, यानी कि हास्य पोएम होती है साथियों। इट यूजुअली हैज़ एन AABBA राइम स्कीम, और इसकी जो राइम स्कीम होती है साथियों वो होती है AABBA, यानी फर्स्ट लाइन की में जो राइम स्कीम होगा A होगा, सेकंड में A होगा, थर्ड में B होगा, फोर्थ में B होगा, लास्ट में फिर A होगा। कहने के मतलब साथियों कि फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन के जो लास्ट वर्ड होंगे वो सिमिलर होंगे, और थर्ड और फोर्थ में की जो लाइनें होंगी उनके लास्ट वर्ड सिमिलर होंगे साथियों, ये आप समझ सकते हैं। और विद द फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ लाइन्स एदर एनापेस्टिक, और जान लीजिए साथियों कि जो फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन होते हैं ये साथियों एनापेस्टिक होते हैं, और एम्पी ब्रैक ट्राईमीटर या एम्पी ब्रैक ट्राईमीटर में होते हैं। एंड द थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और थर्ड और फोर्थ लाइन जो होती है वो एनापेस्टिक होते हैं, और लेकिन डायमीटर में होते साथियों। तो साथियों कहने का मतलब क्या है कि जिनमें आप जानते 5 लाइन की जिंगल पोएम होती है जिसका पर्पज होता है हास्य उत्पन्न करना, यानी हंसी मजाक हास्य होता है, और इसमें यूजुअली AABBA राइम स्कीम यूज होती है। और विद द फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन में साथियों एनापेस्टिक ट्राईमीटर का यूज होता है, और थर्ड तथा फोर्थ में लाइन में एनापेस्टिक डायमीटर का यूज होता है साथियों। अब साथियों डायमीटर क्या होता है और ट्रायमीटर क्या हो साथियों, ये आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। अब साथियों यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पोएम के एग्जाम्पल के रूप में इस पोएम को लिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों ये पोएम 5 लाइन की पोएम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइम स्कीम आप मिला लीजिए, नाइगर टाइगर। तो नाइगर और टाइगर दोनों सेम है साथियों। तो बताया गया कि फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ की जो राइम स्कीम होगी वो सेम होगी, ए होगी। फोर्थ अच्छा थर्ड और फोर्थ की जो होगी वो बी होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नाइगर में साथियों, नाइगर में भी आप देख पा रहे हैं ए और ए, बी और बी। तो इस प्रकार साथियों आप देख पा रहे हैं ये पोएम जो है ये आपकी लाइमरिक पोएम की एक अच्छी एग्जाम्पल है। साथियों बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हम पढ़ने वाले फ्री वर्स के बारे में। फ्री वर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसे आपको पढ़ना चाहिए और इसे नोट भी कर लेना चाहिए। साथियों यहाँ पे हम देखते हैं इस फ्री वर्स के बारे में, फ्री वर्स क्या होता है। तो आप सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो बताया गया साथियों
कि फ्री वर्स इज जस्ट वाट इट सेज इट इज़। कि फ्री वर्स जो होता है साथियों, वो ये होता है कि वो ये बताता है कि ये क्या है, या इट इज़ पोएट्री की एक ऐसी पोएट्री है दैट इज रिटन विदाउट प्रॉपर रूल्स अबाउट फॉर्म, राइम, रिदम, मीटर एट्सेट्रा। कहने साथियों यहाँ पे फ्री वर्स जो होता है जस्ट वाट, ये जस्ट क्या होता है जान लीजिए कि ये बताता है एक ऐसी पोएट्री के बारे में कि ये ऐसी पोएट्री होती है जो लिखी जाती है बिना किसी प्रॉपर रूल्स के। साथियों कहने का मतलब कि जो वर्स पोएट्री होती है या फ्री वर्स पोएट्री होती है साथियों, तो फ्री वर्स पोएट्री में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर रूल्स, जैसे कि फॉर्म का यूज़ नहीं होता, राइम का प्रॉपर यूज नहीं होता, रिदम का प्रॉपर यूज नहीं होता, और मीटर का जैसे प्रॉपर यूज नहीं होता साथियों। यानी कहने का मतलब साथियों कि ऐसी पोएम जिसमें फॉर्म, राइम, रिदम, मीटर आदि का प्रॉपर यूज ना, आज की प्रॉपर रूल्स का यूज ना करते हुए साथियों पोएम को जब लिखा जाता है तो उस पोएम को फ्री वर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्री वर्स पोएट्री इज वेरी कन्वर्सेशनल, साउंड्स लाइक समवन टॉकिंग विथ यू। जो फ्री वर्स जो पोएट्री होती है साथियों, ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में होती है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है साथियों इसके साउंड से कि जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो। इस प्रकार से फ्री वर्स पोएट्री को लिखा जाता है साथियों। साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को इसके बारे में, तो मोर मॉडर्न टाइप ऑफ पोएट्री। तो ये जो पोएट्री होती है फ्री वर्स पोएट्री साथियों, ये बहुत ही मॉडर्न टाइप की पोएट्री मानी जाती है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएट्री की तरफ। साथियों आज मेरा हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य जो कुछ ख़राब है, तबीयत ख़राब है साथियों, आज थोड़ा आवाज़ भी आपको अलग लग रही होगी। फिर भी साथियों मैंने आज वीडियो बनाई 2-3 दिनों के बाद, मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जो है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी साथियों। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक नई वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है किसी अच्छी चीज़ की, उनके लिए मैं कुछ नया कर सकूं साथियों। तो यहाँ पे आते हैं फिर ब्लैंक वर्स की बात करते हैं कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। तो हम सीखेंगे ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स क्या है साथियों, तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन को कि रिटन इन लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। सबसे साथियों याद रखना है कि जो ब्लैंक वर्स होता है उसमें जो लाइनें लिखी होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, बट डज नॉट यूज राइम। लेकिन साथियों इसमें होता क्या है कि मीटर तो होता है बट इसमें राइम नहीं होता है। और कौन सा मीटर साथियों, तो पेंटामीटर होता है। कौन सा पेंटामीटर, तो एम्बिक पेंटामीटर होता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी पोएम्स जो मीटर में तो लिखी जाती हैं, यानी एम्बिक मीटर में, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और राइम का यूज़ नहीं होता है, वो कहलाते साथियों ब्लैंक वर्स। यानी ब्लैंक वर्स का मतलब कि मीटर का यूज़ किया जाए और राइम का यूज़ ना किया जाए, यानी कि इसमें एम्बिक पेंटामीटर होता है और राइम का यूज़ नहीं होता है साथियों। साथियों इसके लिए आप देख सकते हो ये पोएम, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये पोएम जो है साथियों, ये ब्लैंक वर्स की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है जो जूलियस सीजर से लिया गया है, जो शेक्सपियर महोदय का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। वहाँ की ये लाइनें हैं, इस लाइन को आप देख सकते हैं। ये जो पोएम साथियों, ये पोएम आपकी ब्लैंक वर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। साथियों हम बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब हम देखेंगे नैरेटिव पोएट्री क्या होता है साथियों। तो जैसा कि मतलब आप समझ गए होंगे नैरेटिव वर्ड से ही आपको पता चल गया कि ऐसी पोएम जिसमें कोई वर्णन किया जाए, वर्णनात्मक पोएट्री। साथियों आप देख लीजिए, तो यहाँ पे एक बताया गया कि आप पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसी पोएम जो एक स्टोरी बताती हो, यानी कि ऐसी कहानी जिसमें एक स्टोरी सब हो, वो कहलाता है साथियों नैरेटिव पोएट्री। साथियों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों कि लिखा है जनरली longer than the lyric styles of poetry, BC the poet needs to establish characters and a plot। मतलब साथियों कि ये जो पोएट्री होती है, लिरिक स्टाइल ऑफ पोएट्री भी यानी पोएट्री होती हैं, कविताएँ मतलब पोएम्स होती हैं साथियों, उसमें उसकी अपेक्षा जो साथियों ये होती है स्टाइल में, तो ये थोड़ा लंबी पोएम होती है साथियों, बहुत बड़ी पोएम होती है। और इसमें साथियों जो
पोएट होते हैं किसी भी नैरेटिव पोएट्री के, तो नैरेटिव पोएट्री के जो भी पोएट्स होते हैं साथियों, इनको ज़रूरत होती है कैरेक्टर्स और प्लॉट को इसमें ऐड करने की। तो साथियों आप जानते हैं कि कोई भी कहानी बिना कैरेक्टर और बिना प्लॉट के पूरी नहीं होती है। तो साथियों यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया था कि नैरेटिव पोएट्री ऐसी होती है जो कहानी बताती है, और कहानी को बताने के लिए साथियों यहाँ पे पोएट को यानी उसके कवि को कैरेक्टर्स और प्लॉट को उसमें ऐड करना पड़ता है। साथियों यहाँ पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री, तो यहाँ पे कुछ पोएम्स आपको बताई गई हैं साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट है द रेवन, द हाईवे मैन, द केजे एट द बैट, द वेलरस एंड द कारपेंटर। तो ये कुछ पोएम्स हैं साथियों जो कि नैरेटिव पोएट्री के एग्जाम्पल हैं। आप इन पोएम्स को आगे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसमें जितनी भी पोएम्स आपको बताई गई सब में कोई ना कोई कहानी दी गई है साथियों, और इसमें इनके कुछ कैरेक्टर्स भी हैं और कुछ प्लॉट भी इसमें बताए गए साथियों। अब यहाँ पे साथियों हम बात करते हैं एपिक की कि एपिक क्या होता है साथियों। तो अब हम बात करेंगे एपिक पोएट्री की। तो एपिक क्या होता है, जैसे कि एपिक के बारे में पढ़ा होगा आपने कि जो से एपिक होता है इसकी हिंदी होती है साथियों महाकाव्य। महाकाव्य मतलब जैसे कि साथियों अगर देखा जाए तो जैसे कि सबसे प्रसिद्ध एपिक है जॉन मिल्टन साहब की लिखी हुई पैराडाइज लॉस्ट, जिसको आपने पढ़ा भी होगा साथियों। अब साथियों हम बात करते हैं एपिक के बारे में कुछ जानते हैं। तो एन एपिक इज़ अ बुक लेंथ नैरेटिव पोएम अबाउट अ सिंगल हीरो और ग्रुप ऑफ पीपल। कि जो एपिक होता है साथियों इज़ अ बुक लेंथ, ये एक बुक लेंथ नैरेटिव पोएम होता है, मतलब ये एक बुक पूरी बुक होती है इसके साथियों, कहने का मतलब अबाउट अ सिंगल हीरो। और इसमें होता है कि साथियों जो इसका हीरो होता है वो सिंगल हीरो होता है और ग्रुप ऑफ पीपल या सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, नहीं कि या सिंगल जो है ग्रुप होता है लोगों का। तो कहने साथियों क्या होता है कि ये जो नैरेटिव पोएट्री होती है साथियों, नैरेटिव पोएट्री की अपेक्षा जो आपका एपिक है ये एक बहुत उससे भी लंबी पोएम होती है साथियों, और इसमें सिंगल हीरो की बात होती है या कह सकते हैं कि एक सिंगल ग्रुप की बात होती है लोगों के साथियों। एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब भी एपिक की बात हो साथियों तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलियाड की साथियों, जिसको हमारे होमर साहब ने लिखा था। तो साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल होमर्स इलियाड इज अ एपिक अबाउट द ट्रोजन वार। साथियों यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो इलियाड पोएट्री है साथियों, इलियाड जो एपिक है ये होमर साहब के द्वारा लिखा गया है और इसमें ट्रोजन वार का वर्णन किया गया है। उसके साथियों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। तो लॉन्ग फेलो की एक और एपिक पोएट्री है साथियों जिसका नाम है इवेंजलाइन, और ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है एपिक का साथी। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट है, जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों रामायण, तो वो भी एक महाकाव्य, वो भी एक एपिक है साथियों। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हम देखेंगे लिरिक पोएट्री। साथियों लिरिक पोएट्री क्या होता है ये भी हम देखते हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम लिरिक पोएट्री की। तो बताया गया कि लिरिक पोएट्री इज वन ऑफ द ब्रॉड डिविजन्स ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बताया गया कि लिरिक पोएट्री इज वन ऑफ द ब्रॉड डिविजन्स ऑफ पोएट्री। कि जो साथियों लिरिक पोएट्री होता है ये एक ब्रॉड डिविजन्स होता है पोएट्री का। साथियों कहने का मतलब कि जो पोएट्री होती है पोएट्री का डिवीजन क्या था साथियों, तो उसमें से एक जो लिरिक पोएट्री है उसका बहुत ही विस्तृत डिवीजन है साथियों, बहुत ही विस्तृत एक व्यापक भाग है साथियों उसका। दे आर बेस्ड ऑन द पर्सनल थाट्स, और ये जो लिरिक होता है साथियों इसमें पर्सनल थाट की बात की जाती है एंड फीलिंग्स और पर्सनल फीलिंग्स की बात होती है ऑफ द ऑथर, किसके, लेखक के। लेकिन साथियों जो भी पोएम लिखता है साथियों उस लेखक या उस पोएट के पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल थाट्स के बारे में बात होती है लिरिक पोएट्री में साथियों। उसको आप देखते हैं दे हैव अ म्यूजिकल क्वालिटी टू देम, और उसमें होता साथियों क्या है कि ऐसी कविताओं में म्यूजिकल क्वालिटी भी होती है। दे इंक्लूड अ वाइड वेराइटी ऑफ पैटर्न्स इंक्लूडिंग सॉनेट्स, ओड्स एंड एलेजीज। साथियों इसके लिरिक पोएट्री के अंतर्गत कुछ और वैराइटीज आती हैं साथियों, जैसे कि आप सॉनेट्स हो गया, यहाँ पे आप देख पा साथियों जैसे कि सॉनेट, ओड्स और एलेजीज। तो ये सब साथियों क्या है, ये सब फॉर्म है किसके,
तो साथियों आप देख सकते हैं ये फॉर्म है आपके लिरिक पोएट्री के। एग्जाम्पल में देखा है साथियों, तो एग्जाम्पल में से ड्रीम्स, ड्रीम डिफर्ड, ये लैंगस्टन ह्यूज का लिखा हुआ है साथियों। ये लिरिक पोएट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साथियों। इसके बाद बढ़ते साथियों हम शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में देखेंगे। शेक्सपियरियन सोनेट क्या है और जो और भी सोनेट है उस सोनेट में क्या अंतर है, ये भी हम आपको बताने वाले साथियों उसके बाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि साथियों शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14 लाइन पोएम, 14 लाइन पोएम विथ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, यानी साथियों 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, वही कविता होती है आपके साथियों क्या, वो होता है आपका शेक्सपियरियन सोनेट। साथियों फिर हम देखते हैं कि सोनेट में तो 14 लाइन होते हैं, लेकिन अब अदर सोनेट में और इनकी सोनेट में अंतर क्या होता है ये भी हम देखते हैं। साथियों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी देख लीजिए कि द पोएम इज रिटन इन 3 क्वार्टेंस एंड इन विथ अ कपलेट। साथियों यहाँ पे होता क्या है कि इनकी जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये पोएम 3 क्वार्टेन में होता है और एक क्वार्टेन में साथियों 4 लाइनें होती हैं, तो कुल मिला के 12 लाइन के 3 क्वार्टेन बन गए, तो 3 क्वार्टेन होते हैं और ये ख़त्म होता है साथियों एक कपलेट के ऊपर, एक कपलेट पे ख़त्म होता है, यानी 2 लाइनें होती हैं साथियों कपलेट में। तो साथियों शेक्सपियरियन सोनेट में आप समझ गए कि 3 क्वार्टेन होता है और एक कपलेट होता है जो लास्ट में आता है जिस पे पोएम ख़त्म होती है। साथियों अब बात करें शेक्सपियरियन सोनेट के राइम स्कीम की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द राइम स्कीम इज़ ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये होता है साथियों शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम। साथियों से एक शेक्सपियरियन सोनेट आप देख सकते हैं, तो यहाँ से सर आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। साथियों इसके बाद हम एक एक लाइन को डिफाइन करेंगे साथियों। तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो लंबी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लाइनें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे कुल मिला के साथियों 14 लाइन्स आपको दिख रही हैं। साथियों अगर हम बात करें इनके राइम स्कीम की, तो आप देख पा रहे हैं बताया गया राइम स्कीम है ए बी, तो आप देख पा रहे हैं डे और मे, यहाँ पर टेम्परेट और डेट, यहाँ पे मिल गया आपको ए थर्ड लाइन में, ए सेकेंड लाइन बी, फोर्थ लाइन में बी। अब उसके बाद हम बोलेंगे सी डी, क्योंकि अब राइम चेंज हो रही साथियों। साइंस आ गया, नेक्स्ट नया वर्ड मिल गया सी माना गया, फिर साथियों आपको मिलेगा डेक्लाइंस, दोनों सेम है तो साथियों ये सी हो गया, बीच में आ गया डी और साथियों यहाँ भी हो गया अनटाइम्ड, यहाँ भी हो गया डी। तो इस प्रकार से आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देख रहे हैं कि ये था आपका शेक्सपियरियन सोनेट। और हम पढ़ते हैं दोस्तों सोनेट क्या होता है, क्योंकि अब हम देखेंगे शेक्सपियरियन सोनेट में और जो एक सिंपल सोनेट होता है उसमें अंतर क्या होता है ये भी हम देखना है। तो बताया कि सोनेट्स यूज़ 14 लाइन, जैसा कि पहले हमने बता दिया कि शेक्सपियर के सोनेट में भी 14 लाइन्स होते हैं साथियों। तो बताया गया कि सोनेट्स आप देख पा रहे हैं सोनेट्स यूज 14 लाइन टू डेवलप अ थीम, कि सोनेट जो साथियों सोनेट में 14 लाइनों का प्रयोग होता है एक थीम को डेवलप करने के लिए। ईच सेट ऑफ 4 लाइन्स, प्रत्येक सेट में साथियों 4 लाइन होते हैं, इस कॉल्ड क्वार्टेन और इसको क्वार्टेन कहता है। एंड द लास्ट पेयर इज अ कपलेट, और लास्ट का जो पेयर होता है वो कपलेट होता है। द फर्स्ट क्वार्टेन स्टेट्स द थीम, जो फर्स्ट क्वार्टेन साथियों वो थीम को समझाता है साथियों, किसी भी उस पोएम के थीम को साथियों समझाता है। हाँ देखिए, तो द फर्स्ट क्वार्टेन स्टेट्स द थीम, जो फर्स्ट क्वार्टेन आएगा साथियों 4 लाइन की पोएम होगी, उसमें थीम बताई जाएगी पोएम की। द सेकेंड क्वार्टेन डेवलप्स द थीम, और जो सेकेंड क्वार्टेन होगा वो थीम को डेवलप करेगा। एंड द थर्ड क्वार्टेन डेवलप्स द थीम और एक्सप्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट, और साथियों जो थर्ड क्वार्टेन होगा वो थीम को डेवलप करने के साथ साथियों जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करेगा साथियों। उसके बाद साथियों जो लास्ट की जो कपलेट होगी उसमें क्या होगा, द कपलेट यूनिफाइज द होल एंड प्रोवाइड्स द क्लाइमेक्स, जो कपलेट होगा साथियों वो सब कुछ आपको उस पोएम के बारे में समझाता है और उसके साथ साथ वो आपको क्लाइमेक्स तक ले जाता है साथियों। ये होता है आपका सोनेट। साथियों हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिर सोनेट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि सोनेट में और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाए साथियों शेक्सपियर्स सोनेट
शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। साथियों ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया साथियों एक सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। या सब देख सकते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द बेज। ये भी साथियों क्या है, एक सोनेट है। साथियों उसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है बैलेड। बैलेड क्या होता है साथियों, तो हम देखेंगे बैलेड क्या है, बैलेड के बारे में। तो अ बैलेड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम। यानी साथियों जो बैलेड होता है वो लिरिक पोएम के का एक टाइप होता है, लिरिक पोएम के अंतर्गत आता है। और दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कि हमें एक कहानी बताता है अबाउट अ फेमस पर्सन और इवेंट। एक फेमस पर्सन के बारे में या फेमस इवेंट के बारे में कहानी बताता है, ये होता है साथियों एक बैलेड्स। अब साथियों उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे है ओरिजिनली बैलेड्स वर रिटन टू द संग टू बी संग सॉरी लाइक सॉन्ग लिरिक्स। साथियों कहने का मतलब जो बैलेड्स होते हैं साथियों वो लिखे जाते हैं गाने के लिए, गाए जाने के लिए लिखे जाते हैं लाइक सॉन्ग, जैसे कि हम सॉन्ग को गाते हैं उसी प्रकार साथियों जो हमारे ये बैलेड्स होते हैं इसको भी सिंग करने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो लिखा गया साथियों कि बैलेड्स यूजुअली फीचर अ रिफ्रेन विच इज़ अ रिपीटेड फ्रेज और आइडिया। साथियों बैलेड्स जो होते हैं उसमें साथियों रिफ्रेन आता है। रिफ्रेन मतलब साथियों ये होता है कि जब कोई लाइन या कोई एक्सटेंजा बार बार रिपीट होता है उसको रिफ्रेन कहा है साथियों। तो इसमें क्या होता है, बैलेड्स यूजुअली फीचर रिफ्रेन, इसमें रिफ्रेन होता है विच इज़ अ रिपीटेड फ्रेज आइडिया, जिसमें एक आइडिया को एक फ्रेज को बार बार रिपीट किया था साथियों। साथियों उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है साथियों कि मोस्ट केसेस बैलेड्स कॉन्टेन अ स्पेसिफिक राइम पैटर्न। तो कहने का मतलब साथियों कि जो ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि जो बैलेड्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम पैटर्न पाया जाता है, जो है ए बी अथवा ए बी। ये आपको साथियों हर 4 लाइन की स्टेंजा में या तो ए बी या तो ए बी आपको ये राइम स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी किसी बैलेड में। बट मे आल्सो बी अरेंज इन फ्री वर्स फॉर्म। लेकिन साथियों लेकिन इसको हम फ्री वर्स फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, इसको फ्री वर्स फॉर्म में भी अरेंज किया जा सकता है साथियों। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे जो बैलेड्स के बारे में ही है। तो देखते हैं फेमस बैलेड्स इंक्लूड्स। तो फेमस बैलेड्स कुछ हैं वो भी आप साथियों यहाँ पे देख लो। जैसे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का जो साथियों एक है यहाँ पे देख पा रहे हैं द रेक ऑफ हेस्प्रस, और एक है पॉल रिवर्स राइड। ये साथियों इनके कुछ बैलेट्स हैं, किसके, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी के। साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे एलेजी के बारे में। एलेजी क्या होता है साथियों ये भी आप देख लीजिए क्या होता है एलेजी। तो एलेजी का मतलब साथियों ज़्यादा शोक गीत होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो एन एलेजी इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब साथियों होता है दुख व्यक्त करना साथियों। अब एन एलेजी इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग दैट इज़ रिटन इन मेमोरी ऑफ समवन। जो एलेजी होती है साथियों एक मॉर्निंग पोएम होती है, एक दुख भरी कविता होती है, इसमें शोक व्यक्त किया जाता है और ये किसी के याद में लिखी जाती है। साथ ही यहाँ पे फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द मूड ऑफ एन एलेजी इज यूजुअली सॉम्बर। इसका जो मूड होता है साथियों किसी भी एलेजी का वो शोक होता है। इट मे हैव एनी राइम स्कीम रिदम पैटर्न और स्टैंजा पैटर्न। इसमें साथियों कोई भी राइम स्कीम हो सकती है, कोई भी रिदम हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, कोई भी स्टैंजा पैटर्न भी आ सकता है। एग्जाम्पल के साथ में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मृत्यु के बारे में बताया हुआ साथियों में दुख व्यक्त किया है। साथियों आशा करते हैं कि आपको एलेजी भी अच्छे समझ में आ गया होगा। साथियों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे तो हम देखेंगे ओड। ओड क्या होता है साथियों, तो ओड के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो एन ओड इज़ अ लेंदी लिरिकल पोएम ऑफ प्रेज। साथियों जो ओड होता है ये लेंदी लिरिकल पोएम होता है, लेकिन किसका, प्रेज का। इसमें साथियों प्रशंसा गीत होता है, इसमें प्रशंसा की जाती है। एन ओड मे हैव
एनी राइम स्कीम, जो ओड होता है साथियों इसमें कोई भी राइम स्कीम हो सकती है, रिदम हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है, कोई भी स्टेंजा पैटर्न भी इसमें यूज किया था साथियों। किसकी तरह साथियों? एकदम से साथियों आप देख सकते हो इलेजी की तरह। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की इनके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओड टू ड्यूटी, ये साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ओड है। टू व स्काईलार्क साथियों ये पर्सी बीसी शैली जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस ओड है। साथियों हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप की, वो है पैरोडी। पैरोडी क्या हो साथियों ये भी आप सीखेंगे। तो साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैरोडी poetry is based on a poem that is well known that mimic of its rhythm, rhyme scheme or phraseology is immediately recognized। साथियों जो पैरोडी पोएम होता है, पोएट्री होती है साथियों, ये एक ऐसी पोएम पर बेस्ड होता है दैट इज़ वेल नोन, जिसको बहुत अच्छे से जाना जाता है, दैट मिमिक ऑफ इट्स रिदम, जिसमें साथियों इसका जो रिदम होता है, इसका राइम स्कीम होता है, इसका फ्रेजोलॉजी होता है, बहुत ही आसानी से बहुत तुरंत उसको समझा जा सकता है साथियों। द टॉपिक में बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोएम। साथियों इसका टॉपिक होता है वो पूरी तरह से ओरिजिनल पोएम से अलग होता है, भिन्न होता है, और इट मे हैव अ डिफरेंट व्यू और स्लैंट ऑन द सेम टॉपिक। साथियों कह सकते हो कि ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट व्यू हो सकता है इसका, और स्लैंट इसका व्यू या स्लैंट जो होता है साथियों ये डिफरेंट हो सकता है ऑन द सेम टॉपिक, सेम टॉपिक पर, यानी सेम टॉपिक के साथियों उससे ही थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात साथियों यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, ये आप देख लीजिए, ये है आपका एग्जाम्पल। टॉस द नाइट बिफोर क्रिसमस एंड ऑल थ्रू द फ्लैट नॉट अ क्रेचर वॉज स्ट्रिंग नॉट इवन अ रैट। साथियों ये है आपका बेस्ट एग्जाम्पल एक पैरोडी का साथियों। इस प्रकार साथियों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो साथियों तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करें साथियों, ताकि और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ताकि साथियों मुझे आप लोगों के द्वारा कुछ एनर्जी मिले, कुछ प्रोत्साहन मिले, और मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढकर नोट्स बनाकर कैसे भी के साथियों आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। साथियों इसके साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।